हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 9.2। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन फटाफट से खत्म कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो क्या दिया है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, बराबर n टर्म का समेशन मतलब Sn विच इज गिवन दैट इज 3n² + 5n, बराबर। और हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, और कौन सा है वो, d/2n² प्लस a माइनस d/2 इंटू n। अगर आप कंपेयर करोगे, इफ यू विल कंपेयर दिस वन कोफिशिएंट ऑफ n² ओवर हियर, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ d। सी d/2 इक्वल टू 3, हैंस d इक्वल टू 6। ओके, तो ये हो गई d की वैल्यू। फिर दूसरा, अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है a मतलब हमेशा ही होता है क्या, s1। फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू s1। तो इस इक्वेशन में n की जगह 1 रखोगे, क्या मिलेगा भाई, 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 5 इंटू 1 मतलब 5। सो a इक्वल टू मिल गया 8। ओके, तो अब a की वैल्यू एंड d की वैल्यू हमारे पास है। दूसरा कौन सा डेटा है, tm इक्वल टू 164। तो tm इक्वल टू 164 है, एंड mth टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। a की वैल्यू है 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी मतलब 6, है ना। d की एंड a की वैल्यू रख देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, m माइनस 1 इक्वल टू 164 माइनस 8 विच इज 156 डिवाइडेड बाई 6। सो दैट इज इक्वल टू m इक्वल टू, उस तरफ लेके जाएंगे, m 156 बाई 6 प्लस 1 which is 162 by 6 which is 91 by 3 and that is 27. Okay, so value of m is equal to 27 for the question number 13. Okay, and मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, तो चलो फटाफट से उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया था, जो तो ये तो मैंने वैसे पहले ही दिया था इसके आगे वाले लेक्चर में, बट उसका सॉल्यूशन देना बाकी था। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। जो भी मैंने एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इन एन एपी mth टर्म इज गिवन विच इज n एंड nth टर्म इज गिवन विच इज m। वैसे ये शॉर्टकट हो गया, जनरलाइज हो गया, जनरली ये शॉर्टकट याद रह जाता है स्टूडेंट को कि अगर mth टर्म n है एंड nth टर्म m है, बराबर, तो कोई भी tpth टर्म मतलब kth टर्म या pth टर्म क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन माइनस p। ये एक शॉर्टकट है, बराबर, बट हमको ये यहाँ पे प्रूव करना है या फिर ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास डेटा है क्या, mth टर्म की वैल्यू n है एंड nth टर्म की वैल्यू m है। ठीक है, सो लेट मी एज्यूम दैट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। सो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m। ठीक है ना भाई, यहाँ पे mth टर्म था इसलिए m, nth टर्म था इसलिए n, स्मॉल a एंड स्मॉल d हमने एज्यूम किया है कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और वैल्यू n यहाँ पे m। ठीक है, नाउ लेट मी सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंडिंग वैल्यू ऑफ d एंड a। मुझे a एंड d की वैल्यू चाहिए। डेफिनेटली हाउ वी कैन फाइंड इट, हमने बताया था इस तरह के दो इक्वेशन आ जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 1 माइनस 2 लेने पे क्या हो जाएगा, देखो LHS दोनों के LHS सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, md माइनस d ये फर्स्ट इक्वेशन का LHS, a प्लस nd माइनस d ये सेकंड इक्वेशन का LHS, दैट इज इक्वल टू n माइनस m। सो एज यू कैन सी a कैंसल एंड माइनस d और ये हो जाएगा प्लस d, बराबर, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस d हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, md माइनस nd, सो m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने पे m माइनस n। सो m माइनस n विल बी कैंसल, d इक्वल टू माइनस 1। ओके, d इक्वल टू माइनस 1, m माइनस n इक्वल टू ऑल्सो 0, ये एक पॉसिबिलिटी, जैसे हमने कैंसिल किया तो m माइनस n ऑल्सो इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू n, बट यहाँ पे कंडीशन में लिखा है m डज नॉट इक्वल टू n, सो हमने वो कंडीशन सोची नहीं। सो d इक्वल टू माइनस 1, तो आप याद भी रख सकते हो यहाँ पे कि जब भी mth टर्म अगर n है एंड nth टर्म m है तो वहाँ पे d हमेशा ही माइनस 1 होगा। मतलब कहने का मतलब समझ लो, मैंने कोई बोल दिया कि से t15th टर्म है वो से 37 है, बराबर, एंड 17th टर्म की वैल्यू 15 है, मतलब ये एक दूसरे के एग्जैक्टली इंटरचेंजेबल पोजीशन पे है, बराबर। तो वहाँ पे हमेशा कोई भी टर्म मैं फाइंड करूँ से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मुझे डी फाइंड करना हो
तो डी की वैल्यू हमेशा ही -1 आएगी, हमेशा ही। एंड अगर मुझे समझ लो टी 100th टर्म भी फाइंड करना हो, 100th टर्म भी फाइंड करना हो तो इन दोनों का एडिशन -100, दैट इज 37 + 15 -100, है ना। m + n - p, ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये आप शॉर्टकट से आंसर बना सकते हो एक एक चुटकी में, है ना। सो ये आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। कितना होगा 37 + 15 कितना होगा, आई थिंक 53 या 52, यस 52 - 100 दैट इज 48, ओके। तो ये एक शॉर्टकट के फॉर्म से याद रख सकते हो, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, ताकि कोई भी छोटे मोटे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव इस तरह के आए तो आंसर फटाफट से बन जाए, बराबर। यस 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 यस, मुझे फाइंड करना है पीच टर्म, वहां पे हमने गाड़ी स्टॉप कर दी थी। चलो पीच टर्म फाइंड भी कर लेते हैं। पीच टर्म इक्वल टू व्हाट, a + p - 1 × d, है ना। अच्छा a की वैल्यू बाकी है क्यों इसमें, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग d इक्वल टू -1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, है ना। कुछ भी एक इक्वेशन में रख दो d की वैल्यू -1, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो से मैं अगर d की वैल्यू -1 इसके अंदर रख देता हूं, इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, सो व्हाट वी गेट a + m - 1 इंटू डी की जगह रख दिया -1 इक्वल टू n। सो a इक्वल टू क्या मिला मुझे, a इक्वल टू n, और ये -m - 1 है ना, नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। a इक्वल टू n + m - 1। नाउ अगर मुझे फाइंड करना हो कौन सा, tp, पीच टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है ना। सो a + p - 1 इंटू डी, a की वैल्यू है n + m - 1 प्लस p - 1 इंटू d की वैल्यू है -1। सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन, n + m - 1 प्लस p, सॉरी प्लस p नहीं, -p + 1। सो 1 1 कैंसल, फाइनल आंसर इज n + m - p, विच वी नीड टू प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था ना एग्जाम्पल नंबर 4 में, तो ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, याद रख सकते हो तो याद रख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही है, ये शॉर्टकट है, आपको याद रखना है, ओके। ओके, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, दैट इज Sn इक्वल टू np प्लस n इंटू n - 1 इंटू q/2, ठीक है। वेर p n q आर कॉन्स्टेंट, मतलब p n q की तो कोई फिक्स वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है, मतलब उसके बारे में सोचना ही नहीं है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब d फाइंड करना है। ओ सिंपल, मैंने आपको इसीलिए तो शॉर्टकट दिया था कि ताकि आप फटाफट से आंसर बना सको। इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, डेफिनेटली इसको कंपेयर करने के लिए आपके पास Sn का दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा, d/2 n² प्लस a - d/2 n। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में n² का कोफिशिएंट बना लो और इस इक्वेशन के n² के कोफिशिएंट को के साथ कंपेयर कर लो, है ना। तो यहाँ पे देखो np प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करने पे n² - n क्या होगा, n² - n इंटू q/2, ठीक है। नाउ फाइनली n² q/2, n² इंटू q/2 प्लस वट एवर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा भाई, p - q/2 इंटू n, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, d/2 n² प्लस a - d/2 n। मैंने क्या बताया था भाई, आप हमेशा ही n² के कोफिशिएंट को कंपेयर करके d निकाल सकते हो। सो हियर इफ यू कंपेयर दिस q/2 इक्वल टू n/2, sorry d/2, will get d equal to q, and that will be our answer. That is our answer for this question, है ना। we don't need to follow the method which is given in your book, और आपने अगर वो मेथड फॉलो भी कर ली है तो कोई बात नहीं, you can write this another method 2 करके लिख दो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल 6, अगेन दिस इज अगेन रिपीटेड एग्जाम्पल, ये जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर था वही एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, है ना, दो अलग अलग सम के, दो अलग अलग एपी का n टर्म का समेशन का रेशियो दिया है, विच इज 3n + 8 बाई 7n + 15, बराबर। एंड मैंने आपको मेथड 1 दिखा दी थी, आई होप आपने मेथड 1 से फॉलो किया होगा सब कुछ। मैं मेथड 2 चालू कर देता हूँ शॉर्टकट से, ताकि प्रैक्टिस शॉर्टकट की भी बराबर से रहे। सो Tn1/Tn2 का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई,
तो यहाँ पे n की जगह 2n-1 लिखने पे Tn1/Tn2 का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, सो ये बन जाएगा यहाँ पे 3 to 6n -3 + 8 मतलब 5। ठीक है, अगेन 14n -7 + 15 दैट इज 8। सो फाइनली मुझे यहाँ पे फाइंड करना है 12th टर्म का। सो T12th टर्म फॉर फर्स्ट एंड T12th टर्म फॉर सेकंड, ये दोनों का रेशियो होगा 12 रख दो यहाँ पे। 12 6 72, 72 + 5 77 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 14 × 12 + 8। ठीक है, अब मुझे एनी हाउ कैंसिल करना है ऊपर नीचे, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो भी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, बराबर। बेटर है कि मैं नीचे पहले कुछ कॉमन निकाल लेता हूं। से ऊपर 7 × 11 एक ही पॉसिबिलिटी है, नीचे इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 4 कॉमन होगा। तो 4 कॉमन होगा तो बचेगा क्या है यहाँ पे 14 × 3 है ना। तो 14 3 जा 42 प्लस यहाँ पे भी 4 कॉमन, तो बचा क्या 2। ठीक है, तो ये बन गया देखो 7 × 11 डिवाइडेड बाय 4 × 44 इट मीन्स 11 4 जा। सो फाइनली आंसर बन गया 7/16। ठीक है, बाय कैलकुलेशन वी गेट आंसर 7/16। सो ये शॉर्टकट से फॉर्मेट से हमने आंसर बनाया है, एंड लॉन्ग कट के फॉर्मेट से क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिया है। सो यू कैन रिफर दैट आंसर ऑल्सो, एंड आई होप आपने खुद ने किया है वो सभी, बुक में कुछ भी फॉलो नहीं किया है, बराबर। बुक से फॉलो कुछ भी नहीं किया है, आपने खुद से बेस्ड ऑन दी एक्सरसाइज क्वेश्चन विच इज वी हैव सॉल्व्ड इन दी एक्सरसाइज, उसके बेस से आपने एग्जाम्पल 6 को खुद से सॉल्व किया है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल 6 तक ही आपको होमवर्क में दिया था, बट लेट मी फिनिश ऑल द एग्जाम्पल, है ना। जो भी एक्सरसाइज 9.2 के आगे जो भी एग्जाम्पल है वो सब एक साथ में खत्म कर देते हैं, उसके बाद जो भी बाकी बचे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इफ पॉसिबल टुडे। सो एग्जाम्पल 7, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। से समझ लो उसके पास 3 लाख रुपीस है पहले है, ऐसा समझ लो कि चलो एक 3 लाख रुपीस है, वो स्टार्टिंग इनकम है उसकी, बराबर। फिर ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर, हर साल 10,000 का उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ओके, तो इट मीन्स कि सेकंड ईयर उसके पास 3,10,000 आ रहा होगा, बराबर। उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर 3,20,000 आ रहा होगा, क्योंकि हर साल 10,000 का इंक्रीमेंट है। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड फॉर 19 ईयर्स, ये सब इंक्रीमेंट आ रहे हैं, बराबर। 19 ईयर्स तक इंक्रीमेंट आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। सो ये अप टू T20, बराबर। T20 ये पहला इंक्रीमेंट, ये दूसरा इंक्रीमेंट, वैसे ही ये T19 से लेके T20 मतलब ये 19th इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है, सेकंड इंक्रीमेंट सेकंड एंड थर्ड ईयर के बीच में है, इट मीन्स के 19th इंक्रीमेंट 19th ईयर एंड 20th ईयर के बीच में होगा। ओके, सो आफ्टर 19th इंक्रीमेंट he has completed his 20 years. Okay, and what we need to find here, that find the total amount he received, मतलब ये सबका एडिशन है ना, ये सबका एडिशन, अल्टीमेट ये सबका एडिशन फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, डेफिनेटली S20 है ना। ये आप देख सकते हो, ये सीरीज कौन सी बन गई भाई, हर बार 10,000 इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिफरेंस कितना हो गया भाई, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो गया है 10,000, हर बार 10,000 इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव 10,000। ठीक है, एंड ए क्या होगा, तो ए डेफिनेटली फर्स्ट टर्म, तो स्टार्टिंग में उसके पास 3 लाख रुपीस है, बराबर। तो नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ S20। फॉर्मूला क्या होगा, n/2, n मतलब 20/2, a प्लस a मतलब 3 लाख प्लस n-1 मतलब 20-1 विच इज 19 इंटू d मतलब 10,000। ठीक है, सो नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस वन, ये इसको कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 10, तो मतलब बाहर 10 है, यहाँ पे 3 लाख प्लस 1,90,000 आई थिंक, है ना। 19 इंटू 10,000 मतलब 1,90,000 प्लस 3 लाख मतलब 4,90,000। ठीक है, इट मीन्स इसको और अगेन जीरो दे दो, 49 लाख। मेरे ख्याल से ये उसके पास 49 लाख रुपीस होगा आफ्टर 20 ईयर्स। लगता है हमने कोई गलती कर दी। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला SN का था, क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ना। हाँ,
और हमने वैल्यू क्या रखी देखो, n की जगह रखा 20, ओके। फिर 2a मतलब यहाँ पे हाँ 3 लाख इंटू 2, ये इंटू 2 होगा, 2 इंटू ए है ना, तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 1,90,000 मतलब हो जाएगा 7,90,000। सो ये हो जाएगा 79 लाख रुपीस, ओके, आफ्टर 20 years। Okay, so in between this again, let me complete this another topic of this arithmetic progression, arithmetic mean। Okay, ये वन ऑफ द टॉपिक है arithmetic progression का। वैसे ये टॉपिक को इतना डिटेल में तो बुक में नहीं दिया है बराबर, बट हम लोग जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। बट कब, जब हम arithmetic progression एपी, जीपी एंड एचबीबी खत्म कर लेंगे तब, मतलब एचबीबी हम चलाएंगे अलग से जेडब्ल्यू के पोर्शन में, तब जब एपी, जीपी एंड एचपी ये सभी कुछ खत्म कर लेंगे, एपी, जीपी एंड एचपी, तब ये तीनों के मीन है ना, ये तीनों के मीन, ठीक है, ये तीनों के मीन जो है ना वो सबको साथ में एक साथ में स्टडी करेंगे और उसमें डिटेल में जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिथमेटिक मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे एंड हार्मोनिक मीन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल जितना एनसीईआरटी की बुक में दिया है उसके हिसाब से एरिथमेटिक मीन क्या है। तो सोचो एरिथमेटिक मीन मतलब क्या होगा, मीन मतलब जो बीच में होता है वो एग्जैक्टली एवरेज या फिर जो भी सोचो आप बराबर। तो समझ लो आपके पास अगर, चलो ये पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इफ ए, कैपिटल ए इज मीन, अरिथमेटिक मीन को ऐसे कैपिटल ए डॉट एम, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखा जाता है वैसे एरिथमेटिक मीन को ए एम लिखा जाता है और उसका सिंबल भी अगेन कैपिटल ए है। ठीक है, सो इफ ए इज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, अगर दो नंबर ए एंड बी के बीच में एक कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन है तो एक्चुअल में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना बराबर। वैसे ये फॉर्मूला की भी जरूरत है नहीं बुक में, बट फिर भी मैंने आपको शुरुआत करने के लिए दे दिया है। से कोई भी एक नंबर जो है वो अरिथमेटिक मीन कब बनेगा, कोई भी दो नंबर समझ लो, एक 5 है एक 10 है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा भाई, तो इसके बीच वाला नंबर विच इज एग्जैक्टली मिडल बिटवीन दिस 5 and 10, दैट इज 5 + 10/2, दैट इज 7.5। ये होता है उसका अरिथमेटिक मीन। ओके, समझ लो मुझे इफ A1 A2 बराबर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड b, मतलब समझ लो मेरे पास दो नंबर है और उसके बीच में मुझे दो अरिथमेटिक मीन डालने हैं, मतलब इसके बीच में दो मीन डालने हैं। जैसे हमने एक ही मीन डाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, बीच में एक ही नंबर एग्जैक्टली मिडल वाला। अगर मुझे बीच में दो नंबर डालने हैं, अरिथमेटिक मीन डालना है, अच्छा अरिथमेटिक मीन डाल रहा हूं, इट मीन्स व्हाट, समझ लो मेरे पास दो नंबर है से 5 and 11। ठीक है, मैं इसके बीच में दो नंबर डाल रहा हूं, तो ऐसे नंबर डालूंगा इसके बीच में, इस तरह से दो नंबर डालूंगा अरिथमेटिक मीन, ताकि ये सीरीज जो बने ना, ये टोटल सीरीज जो बने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगी। समझ लो मैं यहाँ पे एक नंबर डालूंगा 7 और एक डालूंगा 9। तो देखो इन दोनों नंबर डालने से ये एक्चुअल में सीरीज कौन सी रही, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 5 and 7 के बीच में 2 का गैप, 7 and 9 के बीच में 2 का गैप एंड 9 and 11 के बीच में 2 का गैप, है ना। सो इस तरह से मुझे दो नंबर डालने हैं जिसकी वजह से ये टोटल सीरीज क्या रहेगी, एपी बराबर। तो याद रखना कि हम कभी भी कोई नंबर डालेंगे बीच में, इफ वी इंसर्ट सम अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ऑलवेज वी गेट, यहां पे लिखेंगे सो हेंस इफ A1 and A2 is AM of AB, then A, capital A1, capital A2 and B are always in AP। किस में रहेगी, ये जो सीरीज नहीं बनेगी वो किस में रहेगी, एपी में अंदर, एपी के अंदर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है वो ध्यान रखना है आपको। अगर समझ लो इफ से कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू AN बराबर आर, यहां पे भी आर, दो नंबर आ गए ना, तो आर AM ऑफ स्मॉल a एंड b बराबर। दो नंबर के बीच में इतने सारे हम समझ लो n नंबर से जनरलाइज कर देते हैं, n मतलब हम समझ लो 3 नंबर डाल सकते हैं, 4 नंबर डाल सकते हैं, 2 नंबर डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला 10 नंबर भी डाल सकते हैं, अलग अलग अरिथमेटिक मीन डाल सकते हैं बराबर। तो कितने भी डालना है आप n की जगह वैल्यू रख दो, उतने मीन्स हम डाल सकते हैं बराबर। तो अगर हम इतने मीन डालना चाहते हैं देन व्हाट वी कैन से,
स्मॉल ए, फिर कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 up to AN and B are always in what? In AP। बस हमको इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ये तीन है ना, ये तीन स्टेटमेंट याद रखने बस। और वो भी कैसे? सिंपल से देखो, अगर दो मीन डालने हैं तो वो दोनों को बीच में डाल दिया और सोच लिया कि ये तो एक एपी है। अगर समझ लो मुझे 10 मीन भी डालने हैं तो उस 10 मीन को इसके बीच में डाल दिया और सोच लिया कि ये भी एक एपी है, बराबर। इतना हमको पता चल गया, ये थियोरेटिकल पोर्शन इतना पता चल गया तो हम कोई भी एरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के लेवल के, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे बुक के अंदर एक फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला है, उसको देख के उस फॉर्मूला में वैल्यू रख के हमको आंसर बनाना होता है, बट डेफिनेटली वो फॉर्मूला भूल जाएंगे बच्चे, और इतना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि वो उसका फॉर्मूला अलग से याद रखे, है ना। तो बेटर है कि हम इसकी प्रोसीजर याद रखें। और प्रोसीजर क्या है कि अगर मुझे कितने भी अरिथमेटिक मीन डालने हो दो नंबर के बीच में, तो उस नंबर को डाल दो, बीच में रख दो एंड बोल दो कि ये एक एपी है, बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखो कि इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24। वंस अगेन, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24, मतलब 3 and 24 के बीच में कितने मीन डालने हैं भाई, कितने 6 नंबर्स डालने हैं। यहां पे लिखा नहीं है कि 6 AM डालने हैं, 6 AMs डालने हैं, मतलब 6 एरिथमेटिक मीन डालना है, ऐसा लिखा नहीं है। बट इसका मीनिंग वही निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद बाद में लिख दिया है ना, साइड में लिख दिया है, देखो, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी, उसका मीनिंग भी वही निकलेगा। अगर हम 6 नंबर डालेंगे और इस हिसाब से डालेंगे और जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी बनेगी वो अगर एपी में है, तो जो भी हम 6 नंबर डाल रहे हैं वो सभी के नंबर कौन से होंगे? अरिथमेटिक मीन होंगे, है ना। यही हो गया स्टेटमेंट। देखो, इफ वी इंसर्ट दिस A1 and A2 आर AM ऑफ दिस AB, देन डेफिनेटली A1 A2 ये A and B, मतलब इस सीक्वेंस में ये हमेशा ही एपी रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम 6 नंबर डालेंगे और इस तरह से डालेंगे ताकि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी वो कौन सी होगी? एपी होगी। सो डेफिनेटली दिस 6 नंबर्स आर ऑलवेज AM, है ना। ये जो भी 6 नंबर है वो सभी क्या है? अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 3 and 24। ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। तो उसके लिए है ना बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस सोचनी है आपको। पहले ना काउंट कर लो ये नंबर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेफिनेटली, है ना। वैसे भी डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं, जैसे ये 6 नंबर है, ये 7th एंड ये 8th, मतलब ये टोटल 8 नंबर है। कितने टोटल कितने हैं भाई? नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर कितने हैं भाई? 8। तो ये एक्चुअल में 8th टर्म है। कौन सा है? 8th टर्म। बस ये पहला स्टेप है ना। स्टेप 1 क्या है? लास्ट जो नंबर है ना, लास्ट नंबर वो कौन सा होगा वो फाइंड करना है। तो T8 इक्वल टू 24। बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो T8 का। क्या फॉर्मूला है भाई? A प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7D इक्वल टू 24, ठीक है। A की वैल्यू क्या है दी? यहाँ पे 3 दी है, तो 3 प्लस 7D इक्वल टू 24, ठीक है। सो D इक्वल टू क्या होगा भाई? 24 माइनस 3 विच इज 21 बाई 7 दैट इज 3। ओके, सो D इक्वल टू 3 मिल गया। नाउ मेरे पास डिफरेंस है, फर्स्ट नंबर है A, फर्स्ट टर्म है, तो मैं A1 A2 A3 फाइंड कर सकता हूँ। यस, हाउ कैन वी फाइंड? सो A1 इक्वल टू ये सेकंड नंबर, पहला टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म क्या होता है? A प्लस D होता है ना। तो डेफिनेटली A1 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस D, ठीक है ना भाई। हमेशा ही D का डिफरेंस रहना चाहिए, सभी नंबर के बीच में D का डिफरेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 3, तो हर एक नंबर में 3 3 ऐड करते जाओ, यू विल गेट कंप्लीट सीक्वेंस, है ना। सो आपका A1 क्या बनेगा भाई? A1 क्या बनेगा? 3 में 3 ऐड कर दो, या फिर यहाँ पे सोचो A इक्वल टू 3 है, A इक्वल टू 3 है, ठीक है, एंड डिफरेंस भी 3 है, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा? 3 प्लस 3 विच इज 6, ठीक है। फिर A2 क्या होगा भाई? A2 भी क्या होगा? डेफिनेटली आगे वाले नंबर में 3 ऐड कर दो, 9। क्यों? क्योंकि समझ लो ये 6 है, तो ये कौन सा होगा? उसमें 3 ऐड कर दो, है ना। इसमें 3 ऐड करने पे A1 बनेगा, उसमें 3 ऐड करने पे डेफिनेटली A2 बनेगा, उसमें 3 ऐड करने पे A3 बनेगा। क्यों? क्योंकि A क्या डिफरेंस क्या है? 3, और वो वही डिफरेंस हर बार ऐड करने पे हमेशा ही हमको क्या मिलती है? AP मिलती है। तो टू गेट AP वी जस्ट नीड टू ऐड डिफरेंस, है ना। हमेशा ही डिफरेंस वाले नंबर जो हो गए उसको ऐड करते जाना है। ओके, तो A1 में से A2 कैसे फाइंड किया? 3 ऐड कर दिया। फिर A3 फाइंड करने के लिए A2 में ऐड कर दिया 3, तो ये हो गया 12। A4 क्या होगा? 12 प्लस 3 मतलब 15। A5 क्या होगा? 15 प्लस 3 मतलब 18। A6 क्या होगा? 18 प्लस 3 मतलब 21। एंड ये 6 नंबर हो गए। देखो
और लास्ट में चेक कर लेना, जैसे कि यहाँ पे कौन सा नंबर आया भाई 21, इसमें अगेन 3 ऐड करने पे लास्ट का 24 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? हाँ मिल रहा है। देखो, तो अगर मिल रहा है मतलब हमने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं की है। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। कौन सी चीज ध्यान में रखनी है? सबसे पहले स्टार्ट करना है यहाँ से, ये कौन सा नंबर है भाई 8th टर्म, वहां से चालू करो, फिर डिफरेंस डी फाइंड करो और वही डिफरेंस हर बार ऐड करते जाओ, यू विल गेट A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ओके, तो ये हो गई प्रोसीजर जब भी हमको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हो तो दो नंबर के बीच में, है ना। वी डोंट नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूलाज फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हमारे सभी एग्जाम्पल खत्म हो गए, बराबर। एग्जाम्पल 8 जो था वो लास्ट था, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 और उसमें भी हमने 9.2 में भी क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 खत्म कर दिया, 13 भी खत्म कर दिया है। सो लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14 और उसमें भी देखो इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। बस वही क्वेश्चन है, चलो करते हैं उसको। 8 एंड 26 के बीच में 5 नंबर्स डालने हैं सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP। 8 फिर A1 A2 A3 A4 A5 एंड 26 आर इन AP। ठीक है, ये AP में रहेगा। ओके, सो डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे भाई? तो ये 5 AM है, मतलब 5 ये नंबर डाल दिए, ये 6 एंड 7 मतलब टोटल 7 है, टोटल 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये लास्ट का टर्म कौन सा होगा भाई? 7th। ठीक है, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। T7 इक्वल टू 26, सो A प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6D इक्वल टू 26। A मतलब क्या होगा? डेफिनेटली 8। ओके, सो 8 प्लस 6D इक्वल टू 26, हैंस D इक्वल टू क्या होगा भाई? 26 माइनस 8 मतलब 18, 18 बाई 6 दैट इज 3। ओके, सो मेरे पास D है एंड A है। नाउ लेट मी फाइंड A1। A1 क्या होगा भाई? डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में मैं डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो A1 मिलेगा। फर्स्ट टर्म मतलब 8, उसमें डिफरेंस 3 ऐड कर दूंगा, क्या होगा भाई? 8 प्लस 3 11। ठीक है, फिर A2 क्या होगा भाई? उसमें अगेन 3 ऐड कर दो, क्या होगा? 11 प्लस 3 14। फिर A3 के लिए उसमें अगेन 3 ऐड कर दो, 17। A4 क्या होगा भाई? 17 में अगेन 3 ऐड कर दो, 20। A5 क्या होगा? 20 प्लस 3 23। एंड A5 फाइंड करने के बाद एक बार चेक कर लो यहाँ पे क्या आया भाई नंबर? तो 23 आ गया है ना, 23 आया ना A5 इक्वल टू, उसमें अगेन 3 ऐड करने पे 26 आ जाता है। यस, इट मीन्स कि ये लॉक हो गया, मतलब हमने जो भी आंसर यहाँ पे निकाला है, कैलकुलेशन जो भी की है वो सही है। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। क्वेश्चन 15 देखते हैं भाई। इफ a raised to n plus b raised to n by a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the am between a and b, then find the value of n। ओके, सिर्फ दो नंबर है बराबर a and b और उसका am ये दिया है, तो हमने पहले फर्स्ट फॉर्मूला ही दिखाया था, याद हो तो, कि भाई अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है? इफ a इज द am ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, मतलब कैपिटल A अगर एक ही am है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे 2 बनाए या फिर 2 से ज्यादा, बराबर, अगर एक ही am है हमारे पास तो उस am का फॉर्मूला क्या होगा भाई? a प्लस बी बाई 2, है ना। तो अगर दो नंबर के बीच में एक ही am चाहिए, मतलब यहाँ पे वही am है, बराबर। सो क्या लिख सकते हैं भाई? अगर हम एक ही am चाहिए, इफ a इज am ऑफ a एंड b, तो फॉर्मूला क्या था भाई? अगर a कोई a एंड b का am है तो फॉर्मूला क्या था? a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, है ना, इन दोनों का समेशन बाई 2। और क्वेश्चन के हिसाब से ये am है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये am है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a रेस टू n प्लस b रेस टू n बाई a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1। ठीक है, वैसे यहाँ पे फाइंड करना है हमको n, तो वैसे तो हम अगर हमको कैलकुलेशन करना हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बराबर। बट यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेशन करना हो तो हम n की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, n इक्वल टू 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, बराबर। n इक्वल टू 1 से काम चल जाता है तो n इक्वल टू 2 नहीं लेंगे,
अगर n इक्वल टू 2 से काम चल जाएगा तो 3 नहीं लेंगे, बराबर। सो लेट मी स्टार्ट विथ n इक्वल टू 1। लेट n इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 सोचो। अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो RHS क्या बनेगा भाई? LHS तो यही है a प्लस बी बाई 2, बट RHS क्या बनेगा भाई? देखो RHS क्या बनेगा? a रेस टू 1 प्लस b रेस टू 1 डिवाइडेड बाई a रेस टू 1 माइनस 1 विच इज 0 प्लस b रेस टू 0। सो अल्टीमेटली a प्लस b बाई 1 प्लस 1 विच इज 2, है ना। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं भाई? फॉर n इक्वल टू 1 LHS इक्वल टू RHS, है ना। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए LHS एंड RHS इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना उसको a प्लस बी बाई 2 बनाना है तो ऑब्वियसली n इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? n इक्वल टू 1, है ना। हैंस n इक्वल टू 1 विच सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। ओके ओके, क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। से 1 and 31 के बीच में कितने m a1 a2 a3 अप टू am माइनस 1 am, बराबर। m नंबर ऑफ am मीन वी नीड टू इंसर्ट बिटवीन दिस 1 and 31। ठीक है, हमको m नंबर्स ऐड करने हैं सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, मतलब रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहेगी। तो यही होगा, बराबर। ये m हमने इंसर्ट कर दिए नंबर बीच में, ठीक है। और ये हो गया। तो चलो पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। जब भी हम इस तरह से नंबर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है भाई? टोटल यहाँ पे कितने नंबर होंगे? यहाँ पे m इतने, m नंबर बीच में है, ये 1 एंड ये 2, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए m प्लस 2 डेफिनेटली, है ना। ये m प्लस 2 टर्म्स हो गए। तो m प्लस 2 टर्म्स है डेफिनेटली, तो इट मीन्स कि लास्ट टर्म कौन सा होगा भाई? तो लास्ट टर्म होगा m प्लस 2। ओके, सो अगर लास्ट टर्म m प्लस 2 टर्म है सो उसकी वैल्यू है 31। फॉर्मूला क्या है? a प्लस मतलब 1 प्लस a इक्वल टू 1 है, ठीक है। m प्लस 2 माइनस 1 मतलब m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 31। सो m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास m एंड d के फॉर्म में इक्वेशन आया और m एंड d दोनों में से एक भी वैल्यू मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे फाइंड करना है 7th एंड m माइनस 1th टर्म। यहाँ पे 7th एंड m माइनस 1th टर्म जो है उसका रेशियो दिया है 5/9। सी यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ही नोटिस करना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी पूछ ले तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। 7th एंड m माइनस 1th टर्म है ना, स्टूडेंट ऐसे लिख लेते हैं t 7th बाई टी m माइनस 1, है ना। ये एक्चुअल में ये वाली चीज नहीं दी है, मतलब t7 एंड टी m माइनस 1 का रेशियो नहीं दिया है। यहाँ पे रेशियो दिया है a7 एंड am माइनस 1। ये जो भी बीच में नंबर हमने डाले ना, इंसर्ट किए ना, उसका 7th एंड m माइनस 1th टर्म, ठीक है। ये m माइनस 1 समझ लो यहाँ पे टर्म है और बीच में कहीं पे यहाँ पे a7 टर्म भी होगा, बराबर। तो ये जो भी बीच में a7 टर्म है से समझ लो यहाँ पे बीच में कहीं पे a7 टर्म है, फिर अगेन डैश 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 एंड देन ये a माइनस 1, बराबर। तो ये दोनों जो टर्म है ना उन दोनों का रेशियो दिया है वहां पे, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पे t7 एंड tm माइनस 1 का रेशियो नहीं दिया है, सो उससे कैलकुलेशन करोगे आंसर नहीं आएगा, हमेशा ही याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये तो एज इट इज है, a7 बाई am माइनस 1 का रेशियो दिया है, तो इसको यूज करते चलो। अच्छा, अगर ये रेशियो दिया है 7th टर्म एंड a माइनस 1th टर्म का रेशियो अगर दिया है तो 7th टर्म एक्चुअल में होगा कौन सा? से ये फर्स्ट टर्म है वो एक्चुअल में सेकंड टर्म है। सेकंड am सेकंड a2 जो है वो एक्चुअल में टर्म कौन सा है? थर्ड, बराबर। ये a3 है तो टर्म कौन सा है? फोर्थ। तो डेफिनेटली 7th टर्म होगा कौन सा? 8, एक आगे बढ़ जाएगा ना। सिमिलरली m माइनस 1 टर्म होगा कौन सा? तो m, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो 7th है एंड ये जो mth टर्म m माइनस 1 AP, m माइनस 1 का जो a है अरिथमेटिक मीन है वो एक्चुअल में mth टर्म है और ये a7 जो है वो 8th टर्म है, ठीक है। तो इसको मैं टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। Hence this become what? T8 by Tm equal to 5/9. Now let me apply the formula.
अब T8 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, a मतलब 1 प्लस 7d है ना, m माइनस 1 n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे इस तरह का एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5d को उस तरफ लेके चला जाता हूँ और 5 को भी उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 63 प्लस 5 मतलब हो गया 70, सॉरी एक मिनट है, 63 प्लस 5 हो गया 68 सॉरी 68d इक्वल टू 5md। ओके, so 9 minus 5 4, 63 plus 5 68d equal to 5md। now let me use the equation 1 and equation ये समझ लो 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे फाइनली फाइंड करना है m, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से d को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से d को सब्जेक्ट बनाऊंगा, डेफिनेटली होगा क्या कि मेरा पूरा इक्वेशन m के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। सो d इक्वल टू 30/m प्लस 1 यहाँ पे रख दू, 4 प्लस 68 इंटू 30/m प्लस 1 इक्वल टू 5m इंटू 30/m प्लस 1। नाउ लेट मी टेक m प्लस 1 LCM, तो 4m प्लस 4 प्लस 68 इंटू 3 8 3 24 4 20 इक्वल टू 150m। ठीक है, सो ये हो गया 2044 इक्वल टू 146m, हेंस m इक्वल टू 2044 डिवाइड बाई 146 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 14 अगर बनाओगे तो। ठीक है, सो फाइनली हमको आंसर मिल गया m इक्वल टू 14 एंड दिस वन इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, कंसिडर्ड इट एज IMP ऑल्सो। ओके, और कहाँ पे एरर हो सकती है, तो ये जो ग्रीन मैंने मार्क किया है वहां पे T7 डिवाइड बाई Tm-1 नहीं है, बराबर, क्या नहीं है, T7/Tm-1 नहीं है ना, इट इज नॉट T7/T-1, इट इज A7/AM-1 और उसकी वजह से T के फॉर्म में T8/Tm मिला। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन 16 में यहाँ पे एरर हो सकती है और उसकी वजह से आंसर माइट बी नहीं भी आ सकता। और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो भाई लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो m टर्म बीच में है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिला के टोटल m+2 टर्म हो गए, तो लास्ट टर्म m+2 टर्म है। बेस्ड ऑन दैट हम एक इक्वेशन बनाएंगे और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ये दोनों के रेशियो से बनाएंगे और वो दोनों इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन मिल गया मुझे, इन दोनों इक्वेशन को एक्चुअल में सॉल्व करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में से d की हेल्प ली, उसको यहाँ पे रख दिया d की जगह पे, एंड वी गेट द वन फाइनल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ m एंड हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ m। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चलो। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक आदमी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 दे रहा है, बराबर, और वो अपनी लोन रीपे कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 दे रहा है। ठीक है, देन इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, मतलब हर मंथ में वो ₹100 नहीं दे रहा है, हर मंथ में वो 5-5 रुपीज ज्यादा दे रहा है, 5-5 रुपीज इंक्रीज करते जा रहा है ना, इंक्रीज इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, मतलब पहले मंथ में उसने ₹100 दिए, बराबर, बैंक वालों को, दूसरे मंथ में उसने 105 दिए, तीसरे मंथ में उसने 110 दिए, बराबर, 115, लाइक दिस ही हैज गिवन हिज मनी टू द बैंक फॉर द रीपेइंग ऑफ दैट लोन। ओके, लोन भरने के लिए उसने हर मंथ में ₹100 नहीं दिया, बट 5-5 रुपीज ज्यादा दे रहा है, बराबर, तो डेफिनेटली उसकी लोन जल्दी भर जाए, मतलब वो जल्दी लोन भर लेगा। बट वहां पे लिखा क्या है भाई, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो ऐसे भरते भरते वो 30th इंस्टॉलमेंट में क्या भरेगा, है ना। यहाँ पे S30 नहीं पूछा गया है, वंस अगेन ये चेक करना, टोटल अमाउंट कितना भरा है, टोटल अमाउंट ही हैज पेड वो नहीं पूछा है, व्हाट अमाउंट ही हैज पेड टोटल इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट ऐसा लिखा होगा, 30th भी नहीं होगा, 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट कितना पे किया है ऐसा नहीं लिखा है, 30th इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो लिखा है, मतलब मुझे T30 फाइंड करना है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल, एज यू कैन सी दिस इज इन AP, दिस इज इन AP, ये तो AP में है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है, पहले तो फर्स्ट टर्म A 100 है,
एंड डिफरेंस हर बार 5 का बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस 5 है, सो डेफिनेटली ये एपी है। एंड इफ अगर ये एपी है तो उसका 30th मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, a प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 दैट इज 29d। सो a मतलब 100 प्लस 29 इंटू 5 बराबर, तो ये 29 5 का क्या होगा, 29 का हाफ कर लो, कितना होता है 29 का हाफ, 14.5 मतलब 145, दैट इज 29 इंटू 5 एंड ये दोनों का एडिशन होगा 245। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ओके, वैसे किसी को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो पहले उसको हाफ कर लो फिर 0 दे दो एक्स्ट्रा। समझ लो मुझे 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसका हाफ कर लेता हूँ 17.5, फिर उसको 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्टीमेटली वो हो जाएगा 175, है ना। समझ लो मुझे से 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको याद है 125, बट वो 125 डायरेक्टली बनाना नहीं है, डायरेक्टली अगर याद नहीं है तो पहले इसका हाफ कर दिया तो 12.5, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो कभी भी किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 5 से करना हो तो आप फटाफट से कर सकते हो। समझ लो जैसे मुझे 77 को 5 से मल्टीप्लाई करना है बराबर, तो इसका हाफ करोगे, इसका हाफ क्या होगा भाई, तो इसका हाफ होगा 38.5, तो 385 आंसर, है ना, तुरंत आंसर मिल जाएगा। से समझ लो 142 को 5 से मल्टीप्लाई करना है बराबर, तो 142 का हाफ क्या होगा भाई, तो 142 का हाफ होगा 71, तो 710 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप जल्दी से कर सकते हो अगर पहले उसको 2 से डिवाइड करोगे एंड देन 0 डाल दोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन 17 हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री एंड इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। से कोई भी एक पॉलीगॉन सोच लेते हैं बराबर। अब वैसे भी ये तो पॉलीगॉन नहीं बना बट पॉलीगॉन है, बट ये तो हमने फिक्स साइड कर दी, हमको पता नहीं है नंबर ऑफ साइड क्या है क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया। समझ लो सबसे लोएस्ट एंगल जो है ना, समझ लो वो है 120, क्या है 120, यहाँ पे लिखा है 120। फिर ऐसा है कि यहाँ पे हर बार एंगल 5 डिग्री बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 5 डिग्री, मतलब बाजू बाजू के कंसेक्यूटिव एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, मतलब हर बार ये 5 डिग्री बढ़ता जा रहा है बराबर, ऐसे हर बार 5 डिग्री बढ़ता जा रहा है बराबर। तो ये हो गया 125 लाइक दिस, फिर आगे हो जाएगा 130। ओके, सो इट मीन्स कि पहला समझ लो एंगल 120 डिग्री है, तो दूसरा होगा 125, तीसरा होगा 130 डिग्री बराबर। इस तरह से कितने एंगल्स बनेंगे भाई, तो जितनी साइड्स होगी उतने, तो नंबर ऑफ साइड अगर n है, लेट नंबर ऑफ साइड्स आर n, इट मींस नंबर ऑफ एंगल भी कितने होंगे n, इट मींस ये n टर्म्स है बराबर। ऐसे 120, 125 डिग्री, 130 डिग्री, इस तरह से AP में n टर्म्स है। ओके, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन मतलब ये यूज करनी है, जो एक इंफॉर्मेशन जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो यूज करनी है इसमें, वो कौन सी होगी, तो हमारे पास पॉलीगॉन के अंदर एडिशन ऑफ एंगल का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ टोटल एंगल, है ना, सम ऑफ टोटल एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है। और वो फॉर्मूला याद करो क्या था भाई, सम ऑफ टोटल एंगल इक्वल टू क्या था, याद करो, ट्राइंगल के लिए मैंने बताया था पाई, फिर क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 पाई, याद करो, पेंटागन के लिए अगर बाय चांस भूल जाते हो तो ये जो मैं मेथड दिखा रहा हूं ना, ये मेथड से याद करना है, 3 पाई, मतलब समझ लो 3 साइड है तो पाई, 4 साइड है तो 2 पाई, 5 साइड्स है तो 3 पाई, मतलब जितनी साइड्स उसमें 2 कम कर दो उतने पाई, है ना। समझ लो अब यहाँ पे n की जगह 3 रख दो, मिल जाएगा फर्स्ट आंसर, फिर n की जगह 4 रख दो, आपको 2 पाई मिल जाएगा, n की जगह 5 रख दो, आपको 3 पाई मिल जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो n इक्वल टू 3 रखने पे 3 माइनस 2 1 पाई, n इक्वल टू 4 रखने पे 4 माइनस 2 2 पाई, n इक्वल टू 5 रखने पे 5 माइनस 2 3 पाई। इट मीन्स जितनी साइड से उससे 2 कम यहाँ पे आएगा, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई। अगर बाई चांस वहाँ पे हेक्सागोन होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली 4 पाई होगा, मतलब डेफिनेटली 4 पाई, क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 6 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद
अगर नहीं है तो इस तरीके से याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको याद ही रखना होता है। एक्चुअल में नहीं याद रहता है तो ये मेथड है, पिक्चोरियल मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n-2 पाई, बराबर, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था। अब डेफिनेटली n-2 पाई, तो यहाँ पे एंगल सभी डिग्री में है, सो लेट मी कन्वर्ट दिस वन, ये रेडियन में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा, पाई के फॉर्म में है ना। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, याद करो, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर डिग्री वाला टर्म 180, नीचे रेडियन पाई, ये दोनों कैंसल। याद करो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन में से, तो जिसमें कन्वर्ट करना हो, जैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर, रेडियन में से कन्वर्ट करना था इसलिए नीचे पाई, तो पाई पाई कैंसल। फिर फाइनली मेरे पास आ गया n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एडिशन इतना आना चाहिए, SN इक्वल टू 1-2 इंटू 180 आना चाहिए। तो अब एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका, देखो, तो इसका एडिशन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस, मतलब 2a प्लस, तो ये हो जाएगा 240 प्लस n-1 इंटू डी बाई इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी मतलब क्या होगा भाई, अगेन डिफरेंस पाई। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा अगेन 180 n माइनस 360। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे n को मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 240/2, दैट इज 120 n प्लस n इंटू n-1 इंटू 5/2। ठीक है, इक्वल टू 180 n माइनस 360। सो फाइनली ये हो जाएगा, ये दोनों को साथ में रखने पे यहाँ पे मिल जाएगा 60n माइनस 360, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 5n स्क्वायर, क्या मिलेगा, 5n स्क्वायर माइनस 5n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उसके पहले मैं सबको 5 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि टर्म छोटे हो जाए, है ना। तो मैं समझ लो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 इक्वल टू क्या मिला मुझे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 12, बराबर, 12 5 60, 12n माइनस इसको 5 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 72। ओके, नाउ n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने पे 24n माइनस 72, 2 जा 144। सो फाइनली ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा भाई, 144 के दो फैक्टर, 16 9 जा, यस 16 9 जा 25, सॉरी 16 9 जा 144, इन दोनों का सब समेशन भी 25 आ जाएगा। सो n इक्वल टू आइदर 16 और n इक्वल टू 9, ये दोनों में से कोई भी चलेगा, है ना। नंबर ऑफ साइड्स कैन बी 9 और नंबर ऑफ साइड्स कैन बी 16। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया, नंबर ऑफ साइड्स कैन बी 16 और 9। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।